हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आई होप आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लेसन 14 करने वाले हैं और इस लेसन का नाम है ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज। तो इसका पहला टॉपिक हम कवर करेंगे क्लाइमेट चेंज। जैसे हम देख रहे हैं बहुत सारे रीजन्स में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है रिसेंट डिकेड्स में। ग्लोबली 1998 वार्मेस्ट ईयर रहा है और 1990 सबसे वार्मेस्ट डिकेड रहा है ऑन रिकॉर्ड। कुछ रीजन्स में जैसे कि पार्ट्स ऑफ एशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ रही है ड्राउट्स की, फ्लड्स की। ये सब साइन है कि हमारी अर्थ सिक है, क्योंकि कंटिन्यूस क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं और इससे डिफ़िकल्टी बढ़ी जा रही है मैनकाइंड को सरवाइव करने के लिए। प्रोजेक्शन हुआ है फ्यूचर क्लाइमेट चेंज का एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्लाइमेट लॉसेस जो होते हैं ऑफ आईपीसीसी, उन्होंने रिव्यू करा है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। उन्होंने स्टडीज़ में ये शो किया है कि नियर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि ग्लोबली टेम्परेचर राइज हो 1.4 सेल्सियस से 5.8 सेल्सियस तक, और ये सबसे वार्मेस्ट रहेगा लैंड एरियाज में और हाई लैटिट्यूड्स में। ये जो प्रोजेक्टेड रेट है वार्मिंग का, ये इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि इतना लास्ट 10,000 ईयर्स में नहीं देखा गया कभी भी कहीं भी। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो बढ़ रहा है वेदर एक्सट्रीम्स की, ये लीड करेगा फ्लड्स और ड्राउट्स को। आगे देखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं जैसे फ्लड्स, ड्राउट्स, इससे ह्यूमन सोसाइटी सबसे ज़्यादा सिवियरली इफ़ेक्ट होगी। फ्रेश वाटर सप्लाईज अफेक्ट होंगी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा, ड्राउट हो जाएंगे तो फ्लड हो जाएंगे, तब भी उस अफेक्टेड एरिया को बहुत बड़ा लॉस कॉज होगा। वहाँ पे इन्फेक्शंस फैलेंगे और उस एरिया का फूड प्रोडक्शन भी सीरियसली रिड्यूस हो जाएगा, जिससे स्टार्वेशन हो सकती है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस बच्चों के लिए हो सकते हैं। चेंज इन क्लाइमेट इफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर स्पीशीज, जैसे कि मॉस्किटो जो इंक्रीज हो जाएंगे और कॉज कर सकते हैं मलेरिया, और न्यू एरिया जो लैक कर रहे हैं अभी भी पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको ज़्यादा सीरियसनेस कॉज होगी। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हमारे ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो वर्ड है एनवायरनमेंट, ये डिराइव होता है फ्रेंच वर्ड एनवायरन, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 डिफाइन करता है एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है वाटर, एयर, लैंड और इनका इंटर रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ, जैसे वाटर, एयर, लैंड, ह्यूमन बीइंग के साथ इसका जो रिलेशनशिप है वो होता है। जैसे कि हमें पता है कि हम बेसिक जो नीड्स हैं, गुड सर्विस, वो सब हमें मिलता है एनवायरनमेंट से। और ये वेल नोन फैक्ट है, जो हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से सिवियरली डैमेज हो रही है एनवायरनमेंट हमारा। और एनवायरनमेंट एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है जिससे एनवायरनमेंट कंजर्वेशन हो सके प्रॉपरली। तो अबाउट 75% सोलर एनर्जी रीच करती है अर्थ को, और वो अर्थ की सरफेस अब्सॉर्ब कर लेती है, जिससे इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर। और ये जो रेस्ट ऑफ जो हीट है वो बैक चल जाती है एटमॉस्फेयर के। कुछ हीट ट्रैप कर लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे कि मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है रिलीज किससे होती है, ह्यूमन एक्टिविटी से, और ये बढ़ी जा रही है और ये कॉज करता है ग्लोबल वार्मिंग। ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं लास्ट फ्यू डिकेड्स में, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन, और ये सिवियरली इम्पैक्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसिड रेन। तो एसिड रेन में क्या होता है, जब फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, ऑयल, नेचुरल गैस बर्न होते हैं और केमिकल जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिर ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर में कैरी होते हैं, इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं। और फाइनली वो ग्राउंड पे कैसे आते हैं, थ्रू एसिड रेन,
फॉग, स्नो और ये करोसिव नेचर जो एसिड रेन का है, इसकी वजह से इन्वायरमेंटल डैमेज होती है। जो एसिड पोल्यूटेंट्स हैं वो ड्राई पार्टिकल्स में भी आते हैं और गैसेस में भी आते हैं, और इससे करोसिव सोल्यूशन बन जाता है। इससे जो ज़मीन पे गिर जाते हैं पार्टिकल, इससे हम एसिड डिपोजिशन बोलते हैं। बेसिकली इसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं नीचे गिवन है। पहला इफेक्ट, ये जो एसिड रेन है, इसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में जो नीडेड होते हैं उनकी बेसिकली ग्रोथ के लिए, वो डिज़ोल्व कर लेते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, मर्करी, और इससे पोल्यूट नहीं होता वाटर और पॉइजन नहीं होता वाटर। नेक्स्ट है एसिड रेन इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है प्लांट्स, क्योंकि उनमें न्यूट्रिएंट चले जाते हैं जिससे वो ग्रोथ मिलती है। और इट अफेक्ट्स ट्रीज, जैसे कि वो उसमें होल्स क्रिएट कर जाते हैं, जो वैक्सी कोटिंग होती है लीव्स की, जो इम्पोर्टेंट होती है, जिससे डेड स्पॉट्स नहीं होते लीव्स में, और इससे फोटोसिंथेसिस में प्रॉब्लम होती है प्लांट्स में। अगला है एसिड रेन, जहाँ पे भी गिरती है, जैसे कि रीच करती है रिवर, लेक, वेटलैंड, वो एसिडिक बन जाता है एरिया, और उस जगह के जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बेसिकली एक्वेटिक सिस्टम उसका हार्म हो जाता है। एसिड रेन जब इफेक्ट करता है वाइल्ड लाइफ को, इसके इफेक्ट एक स्पीशी पे अगर होगा तो पूरा फूड चेन ही हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा इन टर्न, जिससे पूरा अल्टीमेटली इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और एंडेंजर हो जाएगा। ये कंसिडर होता है जैसे कि पॉल्यूटेंट ग्राउंड लेवल में आ गया तो इसके हेल्थ हैजार्ड्स भी बहुत बुरे कॉजेज, जैसे कि रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स कॉज होते हैं ह्यूमंस को, जैसे कि एस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। तो ओजोन लेयर जो होता है, जैसा हमें पता है कि अपर लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, जो ऑब्जॉर्व करता है यूवी रेडिएशन अर्थ को रीच करने के लिए, और जो यूवी रेज होती है बहुत हार्मफुल रेडिएशन होती है सन्स की। और जो 1970s में देखा गया है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है एक केमिकल जो CFC होता है, जो रेफ्रिजरेटर्स और एरोसोल स्प्रे में होता है, जिससे थ्रेट आया है ओजोन लेयर में। ऑल्दो CFC बहुत जगह में बैन हो गया है, फिर भी लोग यूज़ करते हैं इसको, जो अटैक करता है ओजोन लेयर। अगर डिस्ट्रक्शन हो गया ओजोन लेयर का, इससे हमारी स्किन बर्निंग शुरू हो जाएगी, कैटरैक्ट हो जाएगा, और इससे नेचर का फूड चेंज भी इम्पैक्ट होगा, फूड वेब भी इम्पैक्ट होगा, और लास्ट में क्या हो जाएंगे, डेंजर हो जाएंगे स्पीशीज। तो एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था 1987 में। ये ट्रीटी हुआ था प्रोटेक्शन के लिए ओजोन लेयर की। इसमें यूज़ ऑफ CFC बैंड हो गया था बाय ईयर 2000, और 2000 के बाद एक्सपेक्ट हुआ है कि ओजोन लेयर स्लोली 50 साल तक ठीक हो जाएगा। हमारे लास्ट टॉपिक पे आते हैं, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स एंड न्यूक्लियर होलोकॉस्ट। तो न्यूक्लियर एनर्जी डिस्कवर हुई थी एज अ सोर्स, ऑल्टरनेट सोर्स, जो चीप है और क्लीन है फॉसिल फ्यूल से। ये ऐसा हुआ है कि ये चीप है, बट इससे बहुत डाउनफॉल, अगर सिंगल न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया तो इससे लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। इससे कैंसर हो जाता है, इससे जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर एक पर्सन को हो गया उसके जीन्स में आ जाएगा ये सेम चीज़। तो न्यूक्लियर होलोकॉस्ट होता क्या है? ये एक इंसिडेंट होता है जब कोई वॉर होती है। तो एक इंसिडेंट हुआ था हिरोशिमा नागासाकी, जो आप सबको पता है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। ये सबसे वर्स्ट डिज़ास्टर है अभी तक हिस्ट्री में। 1945 में हुआ था ये, जब US ने ड्रॉप किया था एटॉमिक बॉम्ब्स जापान में, टाउन ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर। ये दो जो एटॉमिक बॉम्ब किल किए थे, बहुत सारे लोगों को इंजर्ड हो गए थे, इतना माइल्स तक इसका इम्पैक्ट किया था, और अभी तक लोगों के जेनेटिक में ये पाए गए हैं, इसके इफेक्ट्स अभी तक चल रहा है इसका इफेक्ट। और यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है, और यहाँ तक देख लिए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते हुए जाना। अगर कुछ समझ ना आए तो बेझिझक कमेंट कर देना। Until then, thanks for watching. Bye bye. खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।